पहली क्लास है तो देखो भाई पहली क्लास के हिसाब से ही पढ़ेंगे, है ना। आगे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखना है ना, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, वो भी ऑन टाइम, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको देखो अभी बहुत सारी चीज़ें इसी क्लास में बताने के लिए हैं मेरे पास, बट पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश की, क्योंकि पहली क्लास है, देखो अभी आपको आगे और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जब आपके पास टाइम होगा और किसी एग्ज़ाम में मान लो कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना बचा हुआ है, तो आप चाहोगे कि आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आए, और एक बार अगर आपने कोर्स लिया है तो वो आगे भी किसी एग्ज़ाम में काम आए, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बस 5 मिनट के अंदर इंग्लिश का एक इंट्रोडक्शन, एक बेस जो होता है जहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम सीखने सिखाने वाली बातें भी यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में एक सवाल आता है या आपसे कोई पूछ लेता है कि बताओ भाई इंग्लिश है क्या, मान लो आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की और उसमें इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है और आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज इंग्लिश, तो आप क्या जवाब दोगे कि भैया हमारे एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जीएस होता है और इंग्लिश होता है, मान लो आपने ऐसे बोल दिया, तो फिर यहाँ पर एक सवाल आपके मुंह से जो निकला है वो जवाब वो गलत हो जाएगा कि इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपके वो होते हैं जो साइंस में आते हैं, साइंस मतलब मैथमेटिक्स है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, साइंस है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री है वो एक आपका सब्जेक्ट हो गया। हर एग्जाम में एक लैंग्वेज मैंडेटरी होती है कि भैया आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, साथ के साथ एक लैंग्वेज पढ़नी है। जैसे हिंदी है तो हिंदी का भी आपका पेपर होगा, संस्कृत है तो आपका संस्कृत का पेपर होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश में भी अलग अलग इंग्लिश होती है कि आपको लिटरेचर का पेपर देना है, पेडागोजी का पेपर देना है, या फिर जनरल इंग्लिश का देना है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एग्जाम में एक लैंग्वेज मैंडेटरी होती है, कई एग्जाम्स में मल्टीपल लैंग्वेज मैंडेटरी होती है, जैसे कि कई बार टीचिंग एग्जाम्स में तो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत सब कुछ पूछ लेता है, ठीक है। किसी में हिंदी इंग्लिश दोनों पूछ लेता है, दोनों आते हैं सिलेबस में, ठीक है। तो इंग्लिश भी आपका एक सब्जेक्ट ना हो करके क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको क्या जवाब देना है कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत है नहीं है, ये भाषा होती है, ठीक है। अब चाहे इंग्लिश हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, लैंग्वेज कहाँ से शुरू होती है और क्यों होती है उसका भी आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या होता है, हम लोग जो लैंग्वेज पढ़ने वाले इंग्लिश, वो कौन सी पढ़ने वाले हैं। देखो लिटरेचर हम पढ़ते नहीं हैं, हम जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें एक तो जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं और एक पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी मैं वैसे पढ़ाऊंगा नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी और आपके पास कोई टीचर नहीं अवेलेबल होगा तो पढ़ा दूंगा, वैसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं आपको जनरल इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। जनरल इंग्लिश में आते हैं आपकी ग्रामर है, वोकैबुलरी है, प्रैक्टिस है, कॉम्प्रीहेंशन है, ये सब आपके जनरल इंग्लिश जो आपके 30 मार्क्स की आती है, ठीक है ना। उसकी तैयारी मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, वो भी कम टाइम में, ब्रीफली। अगर कोई आपसे कहता है कि सर भाषा का यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है, तो भाषा का किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। जैसे अभी मैं आपको अपनी बातें रखना चाहूँ तो भाषा के द्वारा ही रखूँगा। हो सकता है आपको हिंदी समझ में नहीं आती हो सकता है मैं अंग्रेजी में बात करूँ तो अंग्रेजी आपको समझ में नहीं आती होगी, तो आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करते हो वर्बली, ठीक है, तो वहाँ पर हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और लैंग्वेज कहाँ से बनती है, शुरू कहाँ से होती है, ठीक है, वो शुरू होती है भैया कहाँ से, वो शुरू होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, सिर्फ मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, कोई भी लैंग्वेज हो, सबसे पहले लैंग्वेज के अंदर हम लोग सीखते हैं लेटर्स, और लेटर्स से बनते हैं हमारे शब्द, ठीक है, और शब्दों से बनते हैं आपके फ्रेजेस। क्या बनते हैं मेरे भाई, या तो फ्रेजेस कह सकते हो, क्लॉजेस कह सकते हो, या फिर सेंटेंसेस कह सकते हो, और सेंटेंसेस से आपके बनते हैं क्या, लैंग्वेज। सेंटेंसेस से आपकी बनती है जी क्या, लैंग्वेज। स्टोरी कह सकते हो, पैराग्राफ्स कह सकते हो, ठीक है, या फिर इसी को आप लैंग्वेज भी कह सकते हो। ये आपकी लैंग्वेज तैयार हो गई, ठीक है। टू, यहां से यहां तक, से और तक,
बात को समझने की कोशिश करना मेरे भाई। सबसे पहले लेटर्स मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट बता रहा हूँ, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी चीज़ है जिसको अगर किसी को आपको समझाना सिखाना पढ़ाना हो ना कभी इन फ्यूचर, तो आप ये चीज़ पहली क्लास में, शुरुआती क्लास में बता सकते हो, क्योंकि आप भी टीचर्स बनने वाले हो आगे फ्यूचर में। तो आपके काम की चीज़ है कि जब भी आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो ऑब्वियसली आप शुरू से एक्सप्लेन करोगे कि कोई भी चीज़ शुरू क्यों हुई और कहाँ से हुई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये एग्ज़ाम का पार्ट नहीं होता कि एग्ज़ाम में सीधे ऐसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछे। तो लेटर्स आपके होते हैं अल्फ़ाबेट में वोवेल कॉन्सोनेंट हर लैंग्वेज में होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई सी भी हो, हर लैंग्वेज में वोवेल और कॉन्सोनेंट होते ही हैं, ठीक है। उसके बाद उन लेटर्स को मिला के, कुछ लेटर्स आपने वोवेल में से लिए, कुछ कॉन्सोनेंट में से, और उनको मिला करके आपने शब्द बनाए। शब्दों से बनते हैं फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। क्लॉजेस सेंटेंसेस दोनों एक ही चीज़ होती है, फ्रेज थोड़ा सा अलग हो जाता है। फ्रेज के अंदर एक्शंस नहीं होते हैं, वर्ब्स नहीं होती हैं बस। फिर उनसे मिलके बनती हैं पैराग्राफ्स, स्टोरी, कहानियाँ, ठीक है, या फिर जो भी आप लैंग्वेज भी कह सकते हो कि मैंने एक लैंग्वेज में लेटर लिख दिया, तो लेटर के अंदर बहुत सारे फ्रेजेस, क्लॉजेस होंगे, और भी क्लॉजेस बने होंगे शब्दों से मिलके, और शब्द बने होंगे लेटर्स से मिलके, ठीक है। हाँ, लेटर्स का मतलब तो अक्षर होते ही हैं, पत्र मत लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। अक्षर, इसका मतलब पत्र भी होता है, बट हम पत्र फिलहाल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ, A to Z ऊपर लिख लो, A to Z, जो A to Z आपके लेटर्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं लेटर्स, ठीक है। लेटर्स का मतलब पत्र भी होता है। तो ये छोटी सी कहानी थी कि कहाँ से शुरू होती है इंग्लिश, कहाँ पे पहुँचती है, कैसे एक लैंग्वेज तैयार होती है। अब इसमें सबसे पहला जो चैप्टर होता है, हम लोग अपनी, अब यहाँ मैं आपको हर एक चीज़ को नहीं सिखाऊंगा, ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा कि लेटर्स ABCD मैं आपको सिखाने लग जाऊँ, या शब्द कहाँ से कैसे, इसमें कुछ भी सिखाने लायक चीज़ है नहीं। हाँ, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसकी मैं अलग से आपको एक क्लास दूंगा, ठीक है। इसमें से आपके मतलब की चीज़ें क्या हैं सीखने वाली, वो ये है, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। मैंने बहुत सारे पेपर्स का एनालिसिस किया है, उसमें क्या करेगा वो, एक अंडरलाइन सेगमेंट देगा और पूछेगा कि बताओ ये क्लॉज है या सेंटेंस है या फिर फ्रेज है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन इन द गिवन पैराग्राफ और स्टोरी, ठीक है। तो इसके सवाल कई बार पूछे गए, ठीक है। तो इससे आपका सवाल बन सकता है, इसको मैं अलग से सिखाऊंगा कि भैया फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, क्लॉजेस और फ्रेजेस को कैसे पहचानते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी पैराग्राफ अगर आप बनाते हो, ठीक है, टू क्रिएट एनी पैराग्राफ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या किसी भी स्टोरी या किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लैंग्वेज का मेन पार्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो मेन पार्ट और पिलर, मेन पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, या फिर ऑफ इंग्लिश लिख लो, इंग्लिश लिख लो, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो देखो, मेन पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो मेन पार्ट है वो क्या है, बताओ। इज आगे लिख लो, इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अगर आप वेरी फर्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हो इंग्लिश लैंग्वेज का, वेरी फर्स्ट पार्ट या वेरी फर्स्ट चैप्टर कोई भी, या वेरी फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट मतलब फर्स्ट, पहला, शुरुआत में आपको किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक जो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालोगे वो यही डालोगे, वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। क्या डालोगे भैया, हेडिंग आप लोगों को डालनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी लोग हेडिंग डालोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो भाई, सब लोगों को अपनी नोटबुक में पार्ट्स ऑफ स्पीच हेडिंग डालनी है। यही चीज आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अगर टाइम बचता है तो इसी में अभी मैंने जो अंडरलाइन किया था, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस, अगर टाइम बचता है तो 1 घंटे की क्लास में मैं आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा आज, ठीक है। अगर इसमें से टाइम बचेगा तो हम सेंटेंसेस और फ्रेजेस के बीच में डिफरेंस जानेंगे। बाकी आज की क्लास का मेन जो टॉपिक रहेगा
वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अच्छा, कोई भी लैंग्वेज जब आप बोलते हो, लिखते हो या पढ़ते हो तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही यूज़ होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं उनका एक काम होता है कि भैया देखो इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे इनका ये काम है, इस तरह के वर्ड्स होंगे इनका ये काम है। मैं सारे के सारे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम लिख देता हूँ। वैसे नाम ना ही लिखूँ, मैं डायरेक्ट आपको लेके चलूँ सीधे, नाम के आगे आपकी एक्सप्लेनेशंस भी हों, डेफिनेशंस भी हों और एग्जाम्पल्स भी हों तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले तो बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले आप लिखोगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश ग्रामर लिख लो, क्योंकि हम लोग ग्रामर का ही पार्ट पढ़ रहे हैं और कई बारी आपके एग्जाम में ग्रामर की स्पेलिंग भी पूछ लेता है, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे। कौन सी स्पेलिंग सही है आपके हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में AR होता है या ER होता है? GRAMM AR होना चाहिए या ER होना चाहिए? ये आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है और ये टीचिंग एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। टेट में, एस-टेट में, आपका KBS में, ठीक है, आपका DSSB में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपके एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा बताओ इसकी स्पेलिंग में क्या प्रॉब्लम है, बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बताओ इस पूरे सेंटेंस को आप सेंटेंस कहोगे या फ्रेज कहोगे, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज भी होता है, सेंटेंस भी होता है, क्लॉज भी होता है। तो दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन टीचिंग एग्जाम्स। और भी बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे ये MRS हो गया, आपका MTS हो गया, किसी भी एग्जाम का MTS पार्ट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसका मैं आंसर अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जब कि आप लोग तब तक सोच लोगे। ठीक है, हाँ मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शंस। ठीक है, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे मिलेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब यहां पे नंबरिंग कर लो चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं। अब इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। ठीक है, ग्रामर की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए। और ये चीज़ हो सकता है आप में से सभी लोगों को पता हो, अभी जितने भी मुझे देख रहे हैं सबको पता हो कि सर इसमें क्या AR होता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता। आप तो चलो, मैंने SSC बैंकिंग वाले बच्चों से भी ये सब पूछ के देखा है, वो भी गलत बता देते हैं कई बार। ER सुनने में, पढ़ने में, लिखने में सही लगता है, इसलिए ER वाला लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो याद रखना है, आपको नहीं करना है, AR वाली स्पेलिंग एकदम करेक्ट होती है। ठीक है, तो चलो सीधे आ जाते हैं, अपने मुद्दे की बात करेंगे। हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स के साथ पहले समझ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके यहाँ खत्म हो जाएंगे, फिर हम इन्हीं टॉपिक्स को, अभी सिर्फ याद रखना, अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ नहीं रहे। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, इनकी बहुत सारी क्लासेस होंगी, अलग अलग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जिसमें मैं नाउन अलग से पढ़ाऊंगा, वर्ब अलग से पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव अलग से पढ़ाऊंगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशंस की और एग्जांपल्स की, उनको पहचानने की बात करेंगे, जो आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज नाउन, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, कैसे पहचानते हैं, है ना, और कितने टाइप के नाउन होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम जनरल एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, जैसे नाउन को अगर आपको पहचानना हो, देन हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन। तो ये सब चीजें पहचानने के लिए आपको करना क्या है, ऊपर देखो डेफिनेशन लिख रखी है प्रॉपरली। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम हो, या सिंपली ये बोल दो नेम इज नाउन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेम इज नाउन।
एवरी नेम इज नाउन, एवरी नेम इज नाउन। किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो कोई चीज लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, दिखती हो, नहीं दिखती हो, बस आपने उसको नाम लेके पुकारा है, आप उसको पुकार पा रहे हो, बोल पा रहे हो कि ये चीज है क्या, ठीक है, ये चीज है क्या, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे भैया, नाउन कह देंगे। ठीक है दोस्त, हाँ अब दिख जाएगा आपको। तो नेम ऑफ एनीथिंग लाइक पीपल, हम लोग जो स्कूल में पढ़ के आते हैं द पर्सन प्लेस और थिंग, नहीं सिर्फ इतना नहीं, किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या किसी चीज का नाम हो, या फिर किसी आइडिया का नाम हो। आइडिया मतलब जो चीज दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल थिंग्स के भी नाम होते हैं। तो सिर्फ पर्सन प्लेस और थिंग नहीं, एनीथिंग और एनीवन, कोई भी चीज उसका नाम है, उसी को नाउन। जैसे डॉग है, कुत्ता है, जानकारी के लिए आपने एक व्यक्ति एक जानवर का नाम रख दिया, जानवर तो सारे ही हैं, जानवर जो वर्ड है एनिमल, वो हर एक एनिमल पे सूट करता है, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो लायन हो, चाहे वो टाइगर हो, हर एक जानवर के ऊपर एक कॉमन नाम है, वो है टाइगर, वो एनिमल। तो एनिमल जो वर्ड है वो कॉमन है सबके लिए, तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। ये चीज मैं आगे अभी नाउन टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको ये देखना है कि किसी भी चीज को आप नाम लेके बुला पा रहे हो। तो डॉग है, सिटी है, टेबल है, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस एक आइडिया है, मतलब एक चीज है जो दिखती नहीं है, ठीक है, तो इसको भी आप नाउन कहोगे। अलग अलग टाइप्स हैं सबके, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपने एक चीज देखी कि नाउन क्या होता है, एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। हर वो शब्द जो नाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या हर वो चीज जिसका कोई नाम होता है, उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। प्रोनाउन की अगर हम बात करें, वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करके खुद यूज हो जाते हैं और काम वही करते हैं जो नाउन कर रहा है। रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज सो कूल, देन हु इज कूल, रोहन, एंड हु इज ही, रोहन, मतलब रोहन इज इक्वल टू ही। अब ही और रोहन दोनों एक ही है, बट हमने रोहन की जगह ही यूज किया है, सो ही इज प्रोनाउन नॉट नाउन। सिंपली काम वही करेगा, बस उसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने के कुछ रीजंस होते हैं, वो मैं प्रोनाउन टॉपिक के अंदर आपको पढ़ा दूंगा कि भैया प्रोनाउन का यूज क्यों होता है, क्यों रिप्लेस करता है नाउन को प्रोनाउन, वो सब मैं प्रोनाउन टॉपिक के अंदर बताऊंगा। जैसे यहाँ पे ही है, तो किसी भी मेल नाउन के लिए आप ही लगा सकते हैं। सी है, किसी भी फीमेल नाउन को रिप्लेस कर सकता है सी। कोई भी सिंगुलर नॉन लिविंग नाउन है, उसके लिए आप इट लगा सकते हैं। कोई भी प्लूरल नाउन होगा, उसके लिए आप दे लगा सकते हैं। और हिम, हर, देम, ये सब केसेस ऑफ नाउन होते हैं, केसेस ऑफ प्रोनाउन, सॉरी, कि भैया ही का हिम कर दिया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। हर जो है वो सी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। माइन आपका पोजेशन के लिए यूज किया जा रहा है, और योर्स आपका पोजेशन। अब आपको अगर ये चीज समझ में भी नहीं आ रही है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब तो अभी प्रोनाउन टॉपिक का पार्ट है। वी विल डिस्कस एवरी वर्ड इन द गिवन टॉपिक। जब मैं आपको प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाऊंगा, देन मैं बहुत अच्छे से हर एक चीज़ की, हर एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करूंगा कि माइन और योर्स में क्या अंतर है, माइन और योर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हिम, हर, देम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ये सब केसेस का पार्ट है। ये चीज़ डिटेल में सीखने वाली है, जो टॉपिक के अंदर सीख सकते हो। अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज वर्ब। अगर आपसे कोई पूछता है वर्ब क्या होती है, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी क्लॉज के अंदर, किसी भी पैराग्राफ के अंदर एक एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं हिंदी में बात करूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, देन इस पूरे हिंदी के सेंटेंस में एक एक्शन नजर आएगा, और एक उस एक्शन को करने वाला नजर आएगा, और एक व्यक्ति वो होगा जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा होगा। मैं काम को कर रहा हूं, और मैं एक काम कर रहा हूं, और मैं आपके ऊपर एक काम कर रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं करने वाला हो गया कर्ता, एक्शन हो गया पढ़ाना, और आप जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके लिए काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्म हो गया। कर्म जिस पे किया जा रहा है, कि भैया कर्ता, क्रिया, कर्म आपने हिंदी में पढ़ा होगा। ऐसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये होता है। अब उसमें क्या, जो वर्ब होती है ना, जो एक्शन होता है वही वर्ब, जो क्रिया होती है वही वर्ब होती है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने वाला जो काम है वो आपका वर्ब में आ गया। ऐसे वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं किसी भी एक एक्शन को, किसको, किसी भी एक एक्शन को,
किसी भी एक एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब या स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, वर्ब के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे स्टेटिव वर्ब होगी, डायनेमिक वर्ब होगी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्शन, नॉन एक्शन, ये सब टाइप्स ऑफ वर्ब्स के अंदर एक चीज आती है स्टेट ऑफ वर्ब। स्टेट ऑफ वर्ब क्या होता है, एक तो एक्शन होता है डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, तो इसमें एक एक्शन है डायरेक्ट एक्शन जो मैं कर रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना एक एक्शन कर रहा हूं, ये मेन वर्ब हो गया, ये एक मेन एक्शन हो गया, तो इसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। तो ये तो आपका वर्ब के अंदर आ जाता है कि वर्ब के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें एक मेन वर्ब होती है और एक उसकी सपोर्ट करती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये मैं अभी आपको बेसिक्स ऑफ वर्ब की अलग से क्लास दूंगा, वर्ब टॉपिक में पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर इसके बाद शायद वर्ब टॉपिक ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं ये चीज़ें बताऊंगा कितने टाइप की वर्ब होती हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो सब मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो वर्ब में भी एक तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं, जैसे रन है ये मेन वर्ब हो गई और ईट है ये मेन वर्ब हो गई। अब इसमें जो इज है ना, इज या सीम जो है, ये स्टेट ऑफ वर्ब होती है, ये स्टेट ऑफ वर्ब होती है। कैसे, ये ऐसी वर्ब होती हैं जो किसी भी काम को होने की स्टेट यानी कि स्थिति बताती है। जैसे आई एम नॉट यू, मैं तुम नहीं हूं या मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक्शन नहीं है। आई एम इंटेलिजेंट, मैं होशियार हूं या तुम होशियार हो, तो इसमें एक्शन नहीं है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें कोई काम को कर नहीं रहा है, बस वो उसकी स्थिति बता रहा है कि वो क्या है, वो बीमार है, वो होशियार है, वो मूर्ख है। तो उस व्यक्ति की या किसी भी सब्जेक्ट की जो स्थिति को बताती है उसी को स्टेट ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट इज नॉट एन अ मेन वर्ब, वो मेन वर्ब नहीं है, वो एक्शन नहीं है, एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले जो इज है, इज वो वर्ब है, तो वो एक्शन तो हो नहीं सकती है, तो उसको हम स्टेट ऑफ वर्ब बोलते हैं। ठीक है, हाँ अब आ जाते हैं साहब एक्शन। और अगर अभी भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया वर्ब का कि सर वर्ब जो आपने बताया वो हमें समझ में नहीं आया, तो अभी आप वेट करेंगे जब मैं आपको वर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो हर एक वर्ब के बीच का डिफरेंस, टाइप्स सब कुछ सिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स, ऐसे शब्द जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और क्वालिफाई करते हैं, उनको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कोई नाउन है, सेंटेंस के अंदर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया है, उस नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, मैंने बंदा तो रोहन लड़का है लेकिन रोहन होशियार है, रोहन होशियार है, तो रोहन नाउन हो गया लेकिन होशियार उसकी क्वालिटी हो गई, या उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये बंदा क्या होशियार है या मूर्ख है या पागल है, काला है, गोरा है, जो भी है, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन होती है उनको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बिग है तो बिग कार, बिग हाउस, हाउस इज अ नाउन एंड उससे पहले एक शब्द बता दिया हमने बिग, तो बिग जो वर्ड है वो नाउन को क्वालिफाई करने लग गया, इसलिए वो एडजेक्टिव हो गया। ब्लू है, किसी का कलर बता दिया, किसी का आपने साइज बता दिया, किसी का आपने बता दिया उसकी जो, इसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी, ये एक तरीके से उसमें आ जाता है ओपिनियन में कि ये चीज़ मुझे सुंदर लग रही है, ये व्यक्ति मुझे खुश लग रहा है, ये व्यक्ति मुझे दुखी लग रहा है, इस तरह से जो आपकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, ओपिनियंस होते हैं, ये भी आपके एडजेक्टिव होते हैं। ओल्ड आपकी एज बता दी, ठीक है। इंटरेस्टिंग, भैया आपने अपना ओपिनियन बता दिया कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो कि यार ये चीज़ कैसी है, क्या है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब की अगर हम लोग बात करें, एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है, मतलब ये भी किसी को डिस्क्राइब करता है, बट ये एक्चुअली नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन्स को डिस्क्राइब करता है, एंड एडवर्ब जो होता है वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब्स, किन किन को डिस्क्राइब करता है, एक तो वर्ब्स को करेगा जो एक्शंस होते हैं मेन वर्ब्स, दूसरा एडजेक्टिव को भी करता है, और अदर एडवर्ब्स, और किसी दूसरी एडवर्ब को, मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को ही डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, एक एडवर्ब किसी दूसरी एडवर्ब के लिए भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव के लिए भी काम कर सकता है, और वर्ब्स के लिए मेनली काम करता है। बाकी जो एडजेक्टिव होते हैं उनके आगे थोड़ा सा लिख लेना, जैसे नाउन्स एंड प्रोनाउंस भी, यहाँ पे प्रोनाउंस भी लिखना, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ठीक है। हाँ, तो अब आपको ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम तो पता चल गए, उनका काम भी पता चल गया। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, प्रोनाउन किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है,
काम वैसा ही करता है। वर्ब एक एक्शन होता है या फिर स्टेट ऑफ वर्ब होती हैं, ये दोनों मैं चीज़ आगे बता दूंगा। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अदर किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर लिया, उनकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ ली। छठवां है आपका प्रीपोजिशन। ये थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चंस भी बढ़िया बन जाते हैं, सीखने लायक चीज़ है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे समझ लेंगे कि भैया प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द होता है, जैसे कि लाइक इन हो गया, ठीक है, लाइक इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, टू हो गया, फ्रॉम हो गया, बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं। ये सारी प्रीपोजिशंस होती हैं जिनका काम क्या होता है, दैट कनेक्ट्स, जो कि जोड़ते हैं अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन को टू अदर वर्ड्स, किसी अदर वर्ड्स से, फ्रेजेस से, सेंटेंसेस से, क्लॉजेस से, किसी भी क्लॉज से, फ्रेज से, सेंटेंस से या वर्ड से किसी एक नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई शब्द लिखा हुआ, अदर वर्ड, यहाँ पे कोई अदर वर्ड लिखा हुआ है या फ्रेज लगा हुआ है या फिर सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो, इस सेंटेंस फ्रेज के आगे यहाँ पे आपने एक प्रीपोजिशन लगा के यहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन लिख दिया है, एक नाउन या प्रोनाउन, तो इस नाउन या प्रोनाउन को कौन कनेक्ट करेगा, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आएगी, चाहे वो इन हो सकती है, एट हो सकती है, टू हो सकती है, कुछ भी। और ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा इस प्रीपोजिशन के जब बाद में लिखा जाता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन का सबसे मेन एक जो चीज़ होती है वो यहाँ पे आप सभी लोगों को लिखनी चाहिए, ठीक है, सभी लोगों को, कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखते हो वो आप यहाँ पे नीचे नोट कर लेना। ऑब्जेक्ट की जगह पर या तो आप लिख सकते हो नाउन या तो आप लिख सकते हो प्रोनाउन, बस, ठीक है। हाँ, या फिर जेरेंड आ सकता है, वो चीज़ें मैं आगे धीरे धीरे करके आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल आपको बस एक चीज़ नोट करके जरूर लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके काम आ जाएगी आगे कभी भी जब आप एग्जाम वगैरह देने जाओगे तो ये चीज़ बहुत काम आएगी, कि प्रीपोजिशन के बाद आपको लिखना होता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है, चाहो तो एक चीज़ और लिख लो जो आपके सीधे काम आने वाली है, ये सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होनी चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। या फिर जेरेंड, या फिर जेरेंड, सर जेरेंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, या फिर जेरेंड आ जाता है। ये तीन चीज़ें आपको लिखनी है। अगर नाउन लिख रहे हो तो डायरेक्ट नाउन लिख सकते हो प्रीपोजिशन के बाद, प्रोनाउन लिख रहे हो तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, और अगर नाउन या प्रोनाउन में से भी कोई चीज़ ना हो, सिर्फ वर्ब दे रखी हो, तो कभी भी याद रखना वर्ब प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं आएंगी, थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, सिर्फ आईएनजी फॉर्म आएगी, जिसको हम लोग जेरेंड कहते हैं, और जेरेंड अपने आप में एक नाउन का काम करता है, इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रीपोजिशन के बाद आती है। वर्ब क्यों आती है यहाँ पे, ये चीज़ भी लिख लेना, क्योंकि जेरेंड जो होता है वो एक नाउन ही होता है। जेरेंड जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाती है तो वो नाउन का काम करने लग जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है आपके। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड लाइक इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम दैट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस शोइंग रिलेशनशिप। किस लिए प्रीपोजिशंस का यूज होता है, किसी भी सेंटेंस में दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताना हो, और रिलेशनशिप के भी टाइप होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ में अगर सेंस ऑफ प्लेस है तो प्लेस को बताने के लिए कोई प्रीपोजिशन यूज़ की गई है, टाइम को बताने के लिए, या डायरेक्शन बताने के लिए, या फिर मैनर बताने के लिए, किस तरह की कोई चीज़ है उसको बताने के लिए प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर मान लो मुझे किसी सेंटेंस में एक प्लेस या लोकेशन की बात करनी है, तो वहाँ पर मुझे एक प्रीपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी किसी भी नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, सॉरी लोकेशन और प्लेस, वहाँ पे अलग टाइप की प्रीपोजिशंस होती हैं, जैसे ऑन प्रीपोजिशन, अभी इनको हम डिटेल में भी सीखेंगे। प्रीपोजिशंस के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सब भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है द कैट इज ऑन द मैट,
जो कैट है वो मैट पर बैठी हुई है, तो यहाँ पे ना ये जो ऑन का इस्तेमाल किया जा रहा है ये प्लेस के लिए किया जा रहा है। तो प्लेस के लिए हमने ऑन लगा दिया। ऑन कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ सरफेस, किसी चीज़ का सरफेस किसी चीज़ से टच होता है। जैसे ऊपर मान लो ये कैट हो गई और ये नीचे मैट हो गई, तो इस मैट पर कैट बैठी हुई है, तो दोनों का जो सरफेस है ना ये टच हो रहा है, ये जो सरफेस है एक दूसरे से टच हो रहा है, ठीक है। तो सरफेस को टच करने के लिए बाबू क्या यूज़ किया जाता है? प्रीपोजिशन ऑन। ऐसे ही मैं हर एक प्रीपोजिशन के टाइप को आगे एक्सप्लेन करूंगा जब प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ही हिड द बॉल, हाइड, हिड, हिडन। हिड जो है वो हाइड की सेकेंड फॉर्म होती है, HID। तो उसने बॉल को छुपा दिया कहाँ? अंडर द बेड। तो बेड के अंदर मतलब जो चीज़ अंदर, किसी चीज़ के अंडर, अंडर मतलब कि किसी चीज़ के अंदर है, ठीक है, एनक्लोज्ड है, तो वहाँ पर आपने अंडर लगा दिया, अंडर द बेड। ऐसे ही टाइम के लिए कुछ प्रेपोजिशंस यूज़ की जाती है, जैसे एट हो गया, ऑन हो गया, ड्यूरिंग हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, सिंस हो गया। ये सारी प्रीपोजिशंस है ना, इनको हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग इज़ एट 3 PM, जो मीटिंग है वो 3 बजे है, तो टाइम के लिए आपने प्रीपोजिशन एट लगा दिए, ठीक है। वी विल गो आफ्टर डिनर, हम लोग जाएंगे बाहर आफ्टर डिनर, डिनर के बाद। तो यहाँ पर भी जो आफ्टर है वो टाइम को यूज़ करने के लिए। लेकिन अब इसमें सीखना क्या है? सीखना ये है कि कितने टाइप की प्रीपोजिशंस होती हैं और कौन सी प्रीपोजिशन कौन से टाइम के लिए यूज़ होती है, ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं। जैसे टाइम के लिए ऑन भी आ गया, सॉरी एट भी आ गया, आफ्टर भी आ गया, इन भी आता है, विद इन भी आता है, एट तो है ये, ऑन भी आता है। तो इन सारी प्रीपोजिशंस में क्या डिफरेंस होता है? इन कब आएगा, ऑन कब आएगा, एट कब आएगा, आफ्टर कब आएगा, बिफोर कब आएगा, ये सब कैसे पता चलेगा? इसको मैं प्रीपोजिशन टॉपिक के अंदर सिखाऊंगा। फिलहाल तो मैंने बेसिकली भी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन का काम एक नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करना होता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। अलग अलग टाइप की प्रीपोजिशंस होती हैं, जैसे प्लेस या लोकेशन बताने वाली, टाइम बताने वाली, और भी होती हैं। जैसे डायरेक्शन बताने वाली या मूवमेंट के लिए हम लोग कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? टू हो गया, फ्रॉम हो गया, टूवर्ड हो गया, थ्रू हो गया, इनटू हो गया। ये सारी प्रीपोजिशंस हैं जो मूवमेंट या डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सी वॉक्ड टू द स्टोर, और द रिवर फ्लोज टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होगा, टूवर्ड नहीं, टूवर्ड्स होगा, ठीक है, टूवर्ड्स द ओशियन। जो रिवर होती है वो बहती है ओशियन यानी कि समंदर के और। तो टू और टूवर्ड्स में क्या फर्क होता है? देखो, टू का यूज किया जाता है डेस्टिनेशन के लिए, जो आपके एक फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचना है, तो डेस्टिनेशन। और की ओर अगर आप यूज करना चाहते हैं की ओर, ठीक है, तो ये डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन जैसे अगर आप मेट्रो में सफ़र करोगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये जो गाड़ी है ये मिलेनियम सिटी सेंटर की ओर जा रही है, तो यहाँ से इस तरफ जा रही है, तो टूवर्ड्स मिलेनियम सिटी सेंटर, टूवर्ड्स समयपुर बादली, टूवर्ड्स चांदनी चौक, ऐसे करके फाइनल डेस्टिनेशन की ओर अगर जा रही है, इसका मतलब हो जाता है की ओर, की ओर। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर और इसका मतलब होता है तक, जहाँ तक कोई चीज़ पहुँच रही है वहाँ पे टू, कि मुझे कहाँ पहुँचना है। जैसे उसने, वो वॉक कर रही थी या वो गई, कहाँ गई? वो स्टोर गई है, स्टोर तो उसका डेस्टिनेशन हो गया और ये आपका डायरेक्शन हो गया। ऐसे ही अगर किसी चीज़ का तरीका बताना है, मैनर या मेथड बताना है, तो वहाँ पे विद आपको यूज़ करना होता है या बाय आपको यूज़ करना होता है, विद या बाय या विदाउट या इन, इस तरह। जैसे ही फिनिश्ड द वर्क, उसने काम खत्म किया, विद एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब जोश हो गया, उत्साह हो गया, खुशी हो गया। तो उसने किसी भी काम को किया है, कैसे किया है? विद एंथुसियाज्म, खुशी के साथ, उत्सुकता के साथ और उत्साह के साथ उसने काम किया है। सी रोट द लेटर, उसने पत्र को लिखा इन अ हरी, जल्दबाजी में। इसका तरीका बता दिया कि उसने पत्र को कैसे लिखा, जल्दी जल्दी में लिखा, इन अ हरी। तो इन अ हरी वैसे एक फ्रेज होता है, इसको कोलोकेशंस बोलते हैं अगर डिटेल में जाओगे तो, वरना आप इतना समझो, इन अ हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में। तो मेथड बताने के लिए भी प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। अदर रिलेशनशिप्स को बताने के लिए कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे ऑफ है, फॉर है, अबाउट है, विद है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस होंगे, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस होंगे, पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस, वो सब मैं आपको टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। अ पिक्चर ऑफ द माउंटेन्स, जैसे जो पिक्चर है वो माउंटेन्स की है। तो अब देखो, मैंने बताया था ना सेंटेंसेस और फ्रेजेस में क्या फ़र्क होता है। ये फ्रेज है,
ये क्या है बाबू, ये फ्रेज है, और बाकी ये सारी की सारी जैसे ये है, ये सेंटेंस है या क्लॉज कह सकते हो, सेंटेंस है। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क इतना है कि इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है अ पिक्चर ऑफ द माउंटेन्स, कहीं पर भी कोई एक्शन नहीं है, ना तो एक्शन है, मेन वर्ब है, ना ही इसमें स्टेट ऑफ वर्ब है, कुछ भी नहीं है, वर्ब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट उसमें वर्ब नहीं है, तो हम उसको फ्रेज कहेंगे। ये चीज़ मैं अभी आगे और दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अ पिक्चर ऑफ द माउंटेन्स, तो यहाँ पे जो पोजीशन है या रिलेशन बताने के लिए हमने ऑफ का यूज़ कर लिया। वी टॉक्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस है, हमने प्रोजेक्ट के बारे में क्या किया, बातें करी। तो यहाँ हमने प्रोजेक्ट के बारे में, यहाँ पे भी रिलेशन बता दिया। तो ये अदर रिलेशन के लिए हमने एक प्रीपोजिशन यूज़ कर ली जिसका नाम है अबाउट। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं प्रीपोजिशंस की, आप ऐसे मान के चलो दीज आर द ओनली एग्जाम्पल्स, नॉट द होल चैप्टर और कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। आप पूरा चैप्टर डिटेल में या टाइप वाइज अभी नहीं आप सीख रहे हो, अभी सिर्फ एग्जाम्पल सीख रहे हो कि एग्जाम्पल जो प्रीपोजिशन है उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और एक ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि कितने टाइप्स की, अलग अलग टाइप्स की प्रीपोजिशंस होते हैं, और ये भी एग्जाम्पल ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का काम एक जैसा है बट अलग अलग लो। जैसे मैं भी मर्डर करता हूँ, तुम भी करते हो, मैं सरकार के लिए करता हूँ जैसे, और तुम विलन के लिए करते हो या गुंडों के लिए करते हो। होता है ना फिल्मों में कि भैया अभी धुरंधर मूवी आई है या फिर कोई भी मूवी देख लो, उसमें क्या होता है कि एक सरकारी लोग जो होते हैं जैसे आर्मी वाले, वो भी मर्डर करते हैं, वो भी मारते हैं लोगों को, लेकिन गुंडे भी मारते हैं, गुंडे गलत कामों के लिए मारते हैं। अलग अलग काम होता है, काम सेम है, बस किसी और के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का देखोगे तो ये भी कनेक्ट करता है। अ कंजंक्शन is a word that connects words, not noun pronoun only, words, कोई भी word हो सकता है। phrases, preposition phrases को कनेक्ट नहीं करता, ये phrases को भी कनेक्ट कर लेगा, clauses को भी कर लेगा, sentences को भी कर लेगा, even words को भी कर लेगा। preposition words को भी कनेक्ट करता है, साथ के साथ इसका मेन काम होता है phrases और clauses को कनेक्ट करना, ठीक है। क्लॉजेज और सेंटेंसेस सेम ही चीज होती है। एक्टिंग एज अ जॉइनिंग वर्ड, और ये किस तरह से एक्ट करता है, एक जॉइनिंग वर्ड की तरह काम करता है, एक ऐसा शब्द जो किसी चीज को ज्वाइंट करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसीलिए हम कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। टू क्रिएट फ्लो एंड कंबाइन आइडियाज, इसका काम होता है फ्लो क्रिएट करना। जैसे आप हर बार एक सेंटेंस बोल के रुक के फिर दूसरा सेंटेंस बोलोगे, फिर तीसरा बोलोगे, तो वो बेकार लगेगी लैंग्वेज। इसीलिए हमने बहुत सारे फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, उनका एक फ्लो बनाए रखने के लिए जॉइनिंग वर्ड्स बनाए। हमने नहीं बनाए, इंग्लिश जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं उन्होंने बनाए, और उन्होंने जॉइनिंग वर्ड से क्या कर दिया, एक लैंग्वेज के अंदर फ्लो डाल दिया कि आप सीधे सीधे सेंटेंसेस और फ्रेजेस बनाओ और उनको कनेक्ट करते चलो और फ्लो में बोलते चलो। और अपने आइडियाज़, अपने कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, अपने आइडियाज़ को क्या है कंबाइन करके फ्लो बना लो, अपनी एक फ्लुएंसी बना लो, इसके लिए जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। विथ कॉमन एग्जाम्पल्स बीइंग एंड, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्मल कॉमन एग्जाम्पल दे रखे, जैसे एंड है, ये आपका क्या है, कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, और हो गया, सो हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, कंजंक्शन के। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंजंक्शन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, मतलब अगर आपको छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो आप इनको पढ़ के भी आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पूरा कंजंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सबको, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे कंजंक्शन आपको पता चल गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, उसको आपने कनेक्ट कर दिया एक कंजंक्शन से, तो आगे कंजंक्शन के बाद यहाँ पे क्या लिखा होगा, इस कंजंक्शन के बाद यहाँ पे एक और क्लॉज लिखा होगा, क्लॉज या फिर सेंटेंस। तो किसी भी एक सेंटेंस को या क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, कंजंक्शन का, और इसी को हम लोग जॉइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। ये किसी क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए हम इसको जॉइनिंग वर्ड भी कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के या 3 टाइप के आप कंजंक्शंस पढ़ सकते हो, 2-3 टाइप के ही कंजंक्शंस होते हैं, मेनली वही यूज़ होते हैं।
एक तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए, चाहो तो इन दोनों को अलग अलग कर लोगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो टाइप के कंजंक्शन हो गए। या फिर कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग की एक ही कैटेगरी होती है और दूसरा होता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शंस। दो टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, जिसमें से जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं से सबसे ज़्यादा 90% वेटेज वही रखते हैं, वो अभी इसके बाद आएंगे। तो कंजंक्शन आपको पता चल गया, किसी भी सेंटेंस, क्लॉज या फ्रेज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। उसमें पहला टाइप आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। अगर हिंदी भाषा में समझना चाहते हो, देसी भाषा में समझना चाहते हो, तो इसको आप कह सकते हो सिंगल वर्ड कंजंक्शन, सिंगल वर्ड कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन जिनमें एक सिंगल वर्ड होता है, सिंगल एक अकेला वर्ड होता है। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है, दो इक्वल सिचुएशन या दो इक्वल सेंस वाले वर्ड्स को जोड़ते हैं, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, और ऊपर नीचे हो जाता है उसको सबऑर्डिनेटिंग। बस इतना फ़र्क है। जैसे यहाँ पे ये जो कंजंक्शन है वो वर्ड को भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, क्लॉज या सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। क्लॉज और सेंटेंस एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पूरे सेंटेंस में कंजंक्शन कहाँ है, इस पूरे सेंटेंस में कंजंक्शन कहाँ है, इसमें बताओ, तो आपका क्या जवाब होगा, जल्दी से बताओ। पहला सवाल तो आपका यहाँ से बन गया कि मैंने पूछा भैया इस पूरे सेंटेंस में कंजंक्शन ढूंढिए, तो आपने कहा कि सर एंड है कंजंक्शन। और अब मैंने कहा कि चलो एंड जो कंजंक्शन है इसका टाइप क्या है, कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा टाइप का कंजंक्शन है, तो आपका जवाब होगा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है भैया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होता है दो इक्वल सिचुएशंस को कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल सी लाइक्स एप्पल्स एंड बनानास, यानी कि वो पसंद करती है किसको, एप्पल्स को और बनानास को। तो एक वर्ड को भी ज्वाइन या जोड़ने के लिए यूज़ किया जा सकता है कंजंक्शन, ठीक है। और सिंपल भाषा में इसको अगर डिफाइन करोगे तो यहाँ पे लिखा है सिंगल वर्ड कंजंक्शन। एक ऐसा शब्द है जो सिंगल है, अकेला एक ही वर्ड आएगा, उसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। कि उसको एप्पल्स भी पसंद है और बनानास भी पसंद है, दोनों पसंद है। ही वेटेड फॉर आवर्स और वेंट होम, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना, और तो वैसे नहीं आना चाहिए पर कोई नहीं, एंड कर सकते हो इसकी जगह, या यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। बट अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल आप आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो और है ये भी कंजंक्शन है। फॉर जो है ना, फॉर ये आपका प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा। ये जो फॉर है वो आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और जो और है वो आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये कह रहा है उसने घंटों तक वेट किया या वो चली गई, तो यहाँ पे हम और की जगह एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और की जगह पे भी हम एंड का यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा सेंस आएगा, ठीक है। उसने घंटों तक इंतज़ार किया और फिर वो घर चली गई या चला गया, एंड वेंट होम, और वो घर चली गई, ठीक है। ऐसे करके अगर क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ेगा ना, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को, तो यहाँ पे लिखा है द डॉग बार्क्ड, जो डॉग है वो भौंका, बट द कैट स्टेड क्वाइट, और जो बिल्ली थी वो शांत रही। तो आपने देखा यहाँ पे जो बट है, बट के साथ ये कंजंक्शन तो है ही है, लेकिन कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, ऊपर वाले में तो एक सिंगल वर्ड को कंजंक्शन जोड़ रहा था, यहाँ पे एक फ्रेज को जोड़ दिया। फ्रेज का मतलब क्या होता है ये मैं भी आपको सिखाऊंगा। फ्रेज का मतलब होता है एक से ज़्यादा शब्द होने चाहिए। क्लॉज और सेंटेंस का मतलब भी होता है एक से ज़्यादा शब्द होने चाहिए। फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क होता है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो। द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंका, बट लेकिन द कैट स्टेड क्वाइट, जो बिल्ली थी वो शांत बनी रही। तो भैया यहाँ पे जो बट है ना, इसने एक क्लॉज को जोड़ा है, एक सेंटेंस को जोड़ा है, ना कि एक वर्ड को, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है दोस्त। अब आगे आ जाते हैं। ये ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। जैसे सी वेटेड, उसने इंतजार किया, अंटिल दे वर सीटेड, जब तक वो बैठ नहीं गए। तो लगभग सेम सेंस देते हैं, कोई खास अलग डिफरेंस नहीं है, तभी मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। इनके बीच में डिफरेंस जानने की आपको ज़रूरत भी नहीं है।
आपको अगर कुछ भी सीखना है ना कंजंक्शन टॉपिक के अंदर, तो आपको बस इतना सीखना है कि सर एंड कब यूज होता है और बट कब यूज होता है, बट और एंड में क्या फर्क है, बस इतना सीखना है। ये चीज़ मैं आपको आगे चल के सिखा दूंगा। आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि भैया कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। अंटिल का क्या यूज होता है, बिकॉज का क्या यूज होता है, इफ कब आता है, ये सब चीजें आपको सीखनी है, जिसको मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कंजंक्शन टॉपिक जब पढ़ाऊंगा। तो द डॉग बार्क्ड बट द कैट स्टेड, ये तो हो गया। सी वेटेड अंटिल दे वर सीटेड, जब तक वो बैठ नहीं गए तब तक वो वेट करते रहे। आई स्टेड इनसाइड बिकॉज, मैं घर पर ही रहा या मैं अंदर ही रहा क्यों, बिकॉज इट रेन, क्योंकि बारिश हो रही थी। वी कैन लीव इफ यू आर रेडी, अगर तुम रेडी हो तो हम चल सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए। फिर आ जाता है आपका को रिलेटिव कंजंक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कंजंक्शन टॉपिक का सबसे जरूरी पार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें दो कंजंक्शन होते हैं और इनको आप देसी भाषा में कह सकते हो पेयर कंजंक्शंस, अपनी हिंदी भाषा में आप कह सकते हो पेयर कंजंक्शंस। ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर में यूज होते हैं और यही सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा, 10 सवाल पूछेगा कंजंक्शन टॉपिक से कम 8 सवाल आपके पेयर कंजंक्शन से ही पूछेगा। जैसे बोथ और बिटवीन, ये दोनों एक साथ, बोथ के साथ में एंड कनेक्ट होता है, ये आपका रूल होता है, ये चीज़ आगे भी सीखोगे। आइदर के साथ और कनेक्ट रहता है, साथ में आते हैं दोनों। नाइदर के साथ नॉर, साथ में आते हैं दोनों। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, साथ में आते हैं दोनों। जैसे यहाँ पे बोथ आ गया, या बिटवीन भी होगा ना, बोथ की जगह बिटवीन भी लगा दोगे तो बिटवीन के साथ में भी एंड यूज होता है। ये चीज़ आगे चल के आप सीख जाओगे। बोथ कौन कौन, एक तो क्लारा और एक जेनिट, ठीक है। तो बीच में आपने यहाँ पे जो कंजंक्शन लगाया है ना एंड, इसका कोई अपना पर्पस नहीं है, ये आपका रीजन है बोथ की वजह से यहाँ पे एंड आ रहा है। अगर बोथ नहीं होता तो ये अकेला कौन सा कंजंक्शन कहलाता है, ये वाला वन वर्ड कंजंक्शन है, इसमें बोथ कहीं पर नहीं है तो हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एंड है वो बोथ के साथ आ रहा है, इसलिए हम इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बोथ के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखो आइदर के साथ में और का कनेक्शन बन गया, ये दोनों पेयर में यूज हो रहे हैं। ही कुड नाइदर के साथ में नॉर पेयर में आता है, ठीक है। इनके साथ और क्या क्या आता है और कितने सारे, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं 2-3, ऐसे पेयर कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। उन सबको पढ़ना है आपको, सबके बारे में सीखना है कि कौन सा पेयर कंजंक्शन कब आएगा, उन दोनों के बीच में क्या और कंडीशन बन सकती है, क्या और लॉजिक्स हो सकते हैं, सेंस क्या है, क्यों ऐसा होता है, किस केस में ऐसा करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, वो मैं आपको कंजंक्शन टॉपिक के अंदर पढ़ा दूंगा, ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, देख लो। तो इनको हम लोग कहते हैं पेयर कंजंक्शंस या कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। 7 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हो गए। बेसिक जानकारी ये बहुत आपके काम आने वाली है। एक लास्ट जो होता है वो होता है इंटरजेक्शंस। क्या होता है, इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज एक्सप्रेसिंग सडन इमोशंस। जो इंटरजेक्शन होता है वो या तो एक शब्द हो सकता है सिंगल, या फिर एक फ्रेज हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं जो एक्सप्रेस करेंगे सडन इमोशन को। सडन इमोशन का मतलब है अचानक से जो आपके अंदर इमोशन है वो निकल के आ जाए। अब वो इमोशन कैसा भी हो सकता है, दुख से भरा हुआ भी हो सकता है, खुशी से भरा हुआ भी हो सकता है, सरप्राइज से भरा हुआ भी हो सकता है, हर तरह के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ना, और भी देख लो, फीलिंग या इमोशन या रिएक्शन को शो करता है, वो भी सडन को, अचानक से हुए, जैसे कि सरप्राइज हो गया, जॉय हो गया, पेन हो गया। सरप्राइज आश्चर्य हो गया, जॉय खुशी होगी, पेन दर्द हो गया। दैट्स ग्रामेटिकली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि ग्रामेटिकली पूरी तरह सेपरेट होता है सेंटेंस से। एक सेंटेंस एक तरफ और उसी सेंटेंस के अंदर जो इंटरजेक्शन है वो एक तरफ, उसका एक अलग पर्टिकुलर सेंस होगा और वो सेंटेंस से कोई भी नाता नहीं रखता होगा। पूरा सेंटेंस या क्लॉज एक तरफ और एक इंटरजेक्शन अलग एक तरफ, उसका खुद का एक मीनिंग है, खुद का एक सेंस है, खुद के रूल एंड रेगुलेशन है, खुद का ही है सब कुछ, ठीक है। जो ग्रामेटिकली उसमें आप कोई भी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है।
ऑफन स्टैंडिंग अलोन और स्टार्टेड अ सेंटेंस विद पंक्चुएशन लाइक एन एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा। ये कई बार अकेला भी आ जाता है, बिना सेंटेंस, बिना क्लॉज, बिना फ्रेज के अकेले लास, हुर्रे, समझ, अकेला भी यूज कर सकते हो। और इनके लास्ट में या तो कोई पंक्चुएशन मार्क लगा होता है, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा या फिर कॉमा लगा होगा। और ये सेंटेंस के साथ भी लिखोगे तो भी सेपरेटेड होगा, या तो फिर आप अकेले भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाओ, जैसे किसी ने कोई एक्शन किया, आपने बोल दिया वाओ, बस ये भी एक क्लॉज के अंदर आ जाएगा, ये एक इंटरजेक्शन आपने शो कर दिया, वाओ मजा आ गया, ठीक है। आउच, जब लग जाती है आपके कोई अचानक से, ओप्स, कोई अचानक से कुछ ऐसा आपको फील होता है जो नहीं होना चाहिए था, ओफ शिट, ऐसे करके बोलते हैं ना, शिट, ऐसे करके शिट भी होता है, अलास भी होता है, हे, हुर्रे, इस तरह के जो साउंड्स होते हैं, ऑफ साउंड्स लाइक ऐसे करके, ये भी इंटरजेक्शन होता है। एडिंग एम्फेसाइज और कलर टू स्पीच, ये सब चीज़ें ना, कलर टू स्पीच का मतलब होता है कि आप एक सेपरेटली एक फीलिंग को, एक इमोशन को शेयर कर दे रहे हो जस्ट एक शब्द बोल के, इसका मतलब है कीप साइलेंट। तो एक वर्ड से आपने एक फ्रेज, एक मीनिंग सेंस एक क्रिएट कर दिया, उसको आप इंटरजेक्शन बोलते हैं। इनके भी मैं और एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो आप थोड़ा सा ये पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करना। व्हाट इज इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड मेयरली टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और ऑफ द माइंड। अपने माइंड में जो सडन फीलिंग्स आती हैं उनको एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द होते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हुर्रे, आपने हुर्रे का यूज़ करके एक सेंटेंस बोला, हुर्रे, तो हुर्रे का यूज़ ना अपनी जॉय या खुशी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जॉय को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आर साइड हैज़ वॉन, मतलब हमारी जो साइड है, हमारी जो टीम है वो जीत गई है। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, बड़ा लिखता हूँ, रुको। ये जो हुर्रे है ये जॉय के लिए यूज, यानी कि खुशी के लिए किया जाता है। तो इसने कहा हुर्रे, हुर्रे आर साइड हैज़ वॉन, या फिर आर टीम हैज़ वॉन, हमारी जो टीम है, हमारी जो साइड है वो जीत गई। एलास दुख के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सैडनेस के लिए, ठीक है। हाँ, तो आर साइड हैज़ लॉस्ट, हमारी जो साइड है वो हार गई। हस, आई हियर सम कमिंग, हस, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे अगर उसको ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है या कुछ भी किसी आने की जब आवाज़ आती है तो हस वर्ड यूज़ कर दिया है ना, हस, शांत हो जाओ, देखते कोई आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है, ऐसे करके। तो ये सारी पता कैसे चलता है सर? सिंपल तरीका है पहचानने का। क्वेश्चन ये लास्ट में, या तो उस वर्ड के लास्ट में वो जो भी एक्सक्लेमेटरी जो मार्क लगा होता है ना किसी भी इंटरजेक्शन के बाद में, ये जरूर लगा होगा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी इनको बोल सकते हो, इंटरजेक्शन की जगह आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी बोल सकते हो। हर वर्ड के बाद ये मार्क जरूर लगा होगा, ठीक है, देख लो सब में लगा हुआ है ना। हाँ, ऐसे करके ये आपका इंटरजेक्शन हो गया, एग्जाम्पल भी हो गए, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम अगली क्लास में कुछ भी सीखेंगे, क्योंकि आज की क्लास तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। देखो आज की क्लास का टॉपिक मैं बताता हूँ, सबसे पहले भी जाइएगा नहीं। पहली चीज़ जो आज की क्लास है ना, इस वाली क्लास का हम नाम रखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वाली क्लास का हम लोग नाम रखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिस्टमेटिकली मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, सिस्टमेटिकली। इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्लास का नाम रख दिया। अब अगली क्लास में क्या रखेंगे? जैसे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक तो सेंटेंस और क्लॉजेस के बारे में, ठीक है, सेंटेंसेस और क्लॉजेस के बारे में, ठीक है। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना, हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। और वर्ब के अंदर बेसिक्स ऑफ वर्ब भी सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ वर्ब भी सीखेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास का पार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें भी नाउन या प्रोनाउन को, नाउन और एडजेक्टिव को मेनली पहचानना सिखाऊंगा मैं आपको। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। और बेसिक्स ऑफ वर्ब, वर्ब के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं जिनके यूजेस होते हैं, प्राइमरी, ऑक्सिलरी वर्ब टाइप, वो सब सिखाऊंगा। और आपका सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सब भी सिखाऊंगा।
सेंटेंसेस और क्लॉजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे से ग्रामेटिकल चैप्टर्स होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।